गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोकतंत्र के अन्य प्रकार या ये कहें कि लोकतंत्र के एक अन्य सिद्धांत जिसको हम लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत कहते हैं, लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत पर आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है, यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत एवं लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांतों का एक सुंदर समन्वय है। यानी इन दोनों सिद्धांतों को, यानी लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांतों में सुंदर समन्वय कर लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत का निर्माण किया गया है। देखिए, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, वहीं लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत में आर्थिक समानता पर ज्यादा बल दिया जाता है। इन दोनों के मध्य समन्वय के माध्यम से लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसको लोकप्रिय रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हमें यहां एक बात और ध्यान में दे लेनी है, एक बात हमें ये अपने माइंड में रखनी चाहिए कि लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत वह क्रांति और हिंसा की बात करता है, वहीं परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत वह वैधानिक साधनों की बात करता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है, या ये कहें कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है, वो क्रांति और हिंसा को स्थान नहीं देता है, वह वैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देता है। यानी वैधानिक साधनों के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना की बात लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत करता है। विशेष रूप से हमें यहां जो बात कर रहे हैं वो यह है कि यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के स्थान पर विकासवादी और वैधानिक मूल्यों की बात करता है, वैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यह सिद्धांत मानता है कि संसदीय व्यवस्था वाले जो उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से ही व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है तथा इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी यह सिद्धांत संसदीय व्यवस्था वाले जो शासन है, उदारवादी लोकतंत्र हैं, उनके माध्यम से ये कहता है कि यहाँ व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की तो रक्षा संभव हो ही हो जाती है, साथ में आर्थिक समानता के दर्शन को भी प्राप्त किया जा सकता है संसदीय व्यवस्था के माध्यम से। तो एक रूप में ये कहें कि ये संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र नहीं, इस बात पर बल दिया जाता है, या लोकतंत्र का यह समाजवादी सिद्धांत है वो प्रचलन में पाया जाता है। यहाँ यह इस सिद्धांत में इस बात पर भी बल दिया गया है कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए उदार लोकतंत्र के सभी साधनों को स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदार जो लोकतंत्र है उसके जो साधन हैं, जिसमें हम यहाँ बोर्ड पे आप देख भी पा रहे होंगे, और ये साधन कौन कौन से हैं। इन साधनों की अगर बात की जाए तो जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, एक से अधिक राजनीतिक दल, या ये कहें कि राजनीतिक दलों की उपस्थिति की बात करता है। तो एक प्रकार से समाजवादी सिद्धांत भी क्या करता है, उदारवादी लोकतंत्र के सभी साधनों को स्वीकार करता है और इन साधनों के माध्यम से यह समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, या ये कहें कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना ये करना चाहता है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्ति के लिए लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के समर्थकों ने अनेक उपायों और साधनों पर विचार किया। यानी किस प्रकार से आर्थिक समानता की स्थापना या आर्थिक समानता के उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इसके लिए अनेक उपायों और सिद्धांतों की बात करते हैं। इनका मानना है कि जैसे आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए संसद कानून बनाकर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। यानी एक तो यह है कि आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए अनेक साधन उपाय बनाए जा सकते हैं। पहला है संसद कानून बनाकर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दे। दूसरा है प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाए। यानी प्रबंधन में केवल फैक्ट्री मालिक और उद्योगपति नहीं हो, बल्कि प्रबंधन में मजदूरों को भी स्थान प्राप्त हो। तो प्रबंधन में
मैनेजमेंट में भी मजदूरों की भूमिका को ये स्वीकार करता है। इसके अलावा जो प्रगतिशील कर प्रणाली है उसको अपनाने की ये बात करता है। और यहाँ प्रगतिशील कर प्रणाली का तात्पर्य करों को लागू इस प्रकार से किया जाए ताकि जो उद्योगपति हैं उनसे ज्यादा कर का संग्रहण किया जा सके और उस संग्रहण को मजदूरों के हितों या गरीबों के हितों के लिए उस धन को खर्च किया जा सके। तो इस प्रकार से उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात ये करते हैं, मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी की बात ये करते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली की बात ये करते हैं। तो इस प्रकार से इन साधनों को अपनाकर आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त राजस्व को निर्धन वर्ग के कल्याण पर व्यय भी किया जा सकता है। यह सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये मानता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक समानता को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए। यानी आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक दूसरे की कैसी हैं, समपूरक हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर किसी एक की कीमत पर दूसरे की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती या किसी एक के स्थान पर दूसरे की प्राप्ति करना उचित नहीं है। मतलब दोनों का यहाँ समन्वय बने रहना चाहिए, ये सिद्धांत ये मानता है। या ये कहें कि किसी एक की कीमत पर दूसरे की प्राप्ति करना नहीं चाहिए। यही विशेषता इस सिद्धांत को उदारवादी लोकतंत्र व मार्क्सवादी लोकतंत्र से भिन्नता प्रदान करती है। यानी ये उदारवादी लोकतंत्र से भी भिन्न हो गया और दूसरी तरफ क्या हुआ, यह समाजवादी या मार्क्सवादी लोकतंत्र से भी भिन्न हो गया। दोनों सिद्धांतों से ये भिन्नता, ये इस अर्थ में ये भिन्नता लिए हुए। वास्तव में ये सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र व मार्क्सवादी लोकतंत्र दोनों के समन्वय से स्थापित हुआ है। दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन समाजवादी सिद्धांत या ये कहें कि लोकतांत्रिक समाजवाद में दिखाई देता है, जहां पर उचित साधनों के माध्यम से, वैधानिक साधनों के माध्यम से ये आर्थिक समानता और ये कहें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को स्थापित करने का एक प्रयास इनके द्वारा किया गया। लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को पहले यूरोप में अपनाया गया। यूरोप में विशेष रूप से हम बात करें, यहाँ देखना स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा यूरोप में इस लोकतांत्रिक समाजवाद या ये कहें कि लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है इसको अपनाया गया। बाद में हमने देखा कि आधुनिक काल में तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश हैं, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। लेकिन यहां पर एक समस्या ये रही कि तीसरी दुनिया के जो विकासशील राष्ट्र हैं वहां पर इन उद्योगों या ये कहें कि तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों ने लोकतंत्र के इस समाजवादी सिद्धांत को अपनाया तो सही, लेकिन वो वहां अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया, वो पर्याप्त लोकप्रिय वहां नहीं रह पाया, क्योंकि इसके परिणाम है वो आशाजनक नहीं मिले। और इसके पीछे कुछ अन्य कारण थे जिसके कारण तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद या ये कहें कि लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कुछ अन्य कारण थे, जैसे इन विकासशील देशों की अपनी समस्याएं हैं। जैसे राजनीतिक स्थिरता की बात की जाए, राजनीतिक स्थिरता, इन देशों में राजनीतिक स्थिरता बनी हुई नहीं रही। अधिकांश देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिसके कारण लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया। अगर किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता होना एक प्राथमिक शर्त है, और इन देशों में क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता रही। इनमें, इन राष्ट्रों में, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही, और आज भी इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अयोग्य नौकरशाही भी एक बड़ा कारण रही। जो नौकरशाही का जो फॉर्मूला अपनाया गया उसमें अयोग्य नौकरशाही एक ऐसा कारण थी जिसके चलते इन विकासशील राष्ट्रों में लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। एक तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी एक बड़ी समस्या थी इन राष्ट्रों की, जिसके चलते अपेक्षित सफलता यहाँ पर इन लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को नहीं मिल पाई या लोकतांत्रिक समाजवाद को नहीं मिल पाई। इसके अलावा अशिक्षा एक बड़ी समस्या है तीसरी दुनिया के देशों की। वर्तमान में विश्व के स्तर पर आर्थिक उदारवाद की लहर ने इस सिद्धांत के प्रभाव को कुछ हद तक सीमित किया है। यानी ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कुछ हद तक तो
सबसे उपयुक्त सिद्धांतों में इसकी गिनती होती है। लेकिन वर्तमान समय में एक ऐसी लहर चली, उदारवाद की जो लहर चली है, विश्व स्तर पर आर्थिक उदारवाद की जो लहर चली, उसने इस सिद्धांत के प्रभाव, यानी कौन से, लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के प्रभाव को धीरे धीरे क्या किया, कम करने का प्रयास किया या इसके प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया। तो ये था आज के का जो टॉपिक, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, जिसको हमने विस्तार से यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।